आपके साथ सिमरन राजपाल। वक्त हो चुका है एक नई चर्चा का। संभल में सर्वे करने वाली टीम के पहुंचते ही ऐसा क्या हो गया कि एकदम बवाल सा ही मच गया। 4 लोगों की मौत के मामले में पुलिस कमिश्नर का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि गोली जो है वो देसी तमंचे से चली थी। पुलिस पर जो आरोप लगा रहे थे लोग की पुलिस के हथियार से गोली चली है, पुलिस ने इस बात को नकार दिया है और उन्होंने कहा है कि पुलिस के पास 9 mm की पिस्तौल होती है, वहीं जो गोली चली वो देसी तमंचे की यानी 315 बोर की पिस्तौल की थी। इसके साथ ही साथ जो पुलिस पर तमाम आरोप लग रहे थे, पुलिस ने इससे अपना पलड़ा झाड़ लिया है। इसके साथ ही साथ सवाल अब ये उठता है कि 3000 लोगों की भीड़ वहां किस तरीके से पहुंच गई। 2 धारी चाकू थे, साथ ही साथ उनके मुंह नकाब से ढके हुए थे। ये सब चीजें एक बात का संकेत देती हैं कि ये सोची समझी साजिश थी। और इसके साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं का बयान आता है कि 4 लोगों की जो मौत हुई है वो नॉर्मल नहीं है, वो एक मर्डर है। मर्डर का आरोप लगाया है असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं ने। पुलिस की गोली से मौत नहीं हुई है ऐसा पुलिस का कहना है। उन्होंने इस बात से साफ नकार दिया है। 315 mm की बोर की गोली लगी थी उन्हें, उससे मौत हुई है। साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष के वकील पर यह भी आरोप है कि मस्जिद में, मुस्लिम पक्ष के वकील का यह भी साथ ही साथ कहना है कि मस्जिद में खुदाई का काम चल रहा था, वजूखाने से पानी निकला। पानी निकलने के बाद लोगों को आशंका हुई कि मस्जिद में खुदाई का काम चल रहा है, इससे वहां एक भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल है, ये जो संभल में संग्राम हुआ है वो किसकी साजिश है। इस पर तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से, हमारे साथ पूजा मिश्रा जुड़ चुकी हैं समाजवादी पार्टी से, इकबाल अहमद कांग्रेस नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सवाल लेने से पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कुछ बयान, कुछ वीडियोस। प्ले करिए। एक और गंभीर घटना हुई है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी। संभल की सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम, उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो, ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। ये जो संभल में हुआ है, बीजेपी सरकार, प्रशासन सब ने मिलकर कराया, जिससे कि चुनाव के धांधली पर, चुनाव की बेईमानी पर चर्चा न हो सके। संभल में हालात शांत हैं, स्थितियां कंट्रोल में हैं, पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जिहादी ताकतों के हाथों में खेलकर राजनीतिक रोटियां सेकने के कार्य के अलावा और कुछ नहीं किया। दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा, कठोर सजा दी जाएगी। हैं कि आप भीड़ के जो बलवाई थे, पत्थरबाज थे, उनका क्या मकसद था, उनका क्या उद्देश्य था। पुलिस वालों के पांव में गोली लगी है और इस तरीके की ये जो है, जो उनका जो उद्देश्य था, लेकिन हमारी पुलिस ने और प्रशासन ने साथ में। संभल को दंगों की आग में झोंकने का काम करने वाले कौन है? समाजवादी पार्टी के नेता उपचुनाव में हुई हार से बौखला करके उन्होंने ये षड्यंत्र के तहत किया है। उन्हें ये गलत फहमी हो गई कि उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव जो भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है, इसमें पुलिस प्रशासन का हाथ है, ये आरोप लगाते हैं वो। तो पुलिस प्रशासन से बदला लेने के लिए उन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी की। एक एक गुनाह
का जवाब देना पड़ेगा, एक एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा समाजवादी पार्टी को। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने कल्कि धाम के निर्माण पर पाबंदी लगाई थी। तब कौन सा अदालत का फैसला था? किसी अदालत ने नहीं कहा था कि कल्कि धाम का निर्माण नहीं होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए कल्कि धाम के निर्माण पर पाबंदी लगाई। आज छाती पीट रहे हैं। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इस देश की जनता, इस देश का कानून, इस देश का संविधान, इस देश की अदालत सच के आधार पर फैसला करेंगी। बस संभल की जनता से मेरी अपील है कि वो शांति बनाए रखें और कोर्ट पे भरोसा रखें। खेमचंद जी, पहला सवाल आपसे। रामगोपाल यादव का कहना है कि बार बार मस्जिद का सर्वे हो रहा था, इसलिए लोगों में नाराजगी थी। आपकी प्रशासनिक व्यवस्था और साथ ही साथ आपकी सरकार पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। खेमचंद जी, नमस्कार। आपको कुछ जगह से डिस्टर्बेंस है, प्लीज म्यूट करा दो। कुछ जगह में काफी डिस्टर्बेंस, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी। देखिए, जिस तरीके से वो बातें कर रहे हैं उसे अब साफ साफ दिखाई देता है कि दंगा भड़काने वाले वही लोग हैं जी। बार बार सर्वे का मतलब क्या है? कानूनी कार्रवाई हो रही है। अगर कानून के तहत अगर कोर्ट के आदेश पे सर्वे हो रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? जी, सर्वे हो रहा है तो डिसीजन ही हुआ है। और अगर कोर्ट ने कहा है कि वहां पे जाके फैक्ट फाइंडिंग करो, तो फैक्ट फाइंडिंग करने में आप अवरोधक बनने वाले कौन होते हैं? कैसे उकसा सकते हैं? और अब आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई तो भीड़ इसलिए भटक गई क्योंकि बार बार सर्वे हो रहा है। सर्वे तो सरकारी काम है, सरकारी काम में आप वादा करते हो। ये स्पष्ट रूप से सिद्ध हो चुका है, स्पष्ट रूप से सामने आ चुका है कि समाजवादी पार्टी के एमपी में, समाजवादी पार्टी के वहां पे जितने कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के सह प्राप्त जो वहां पे कट्टरपंथी हैं, उन्होंने ये साजिश रची। और बिना साजिश के इतने लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। जब वहाँ सर्वे की टीम सुबह सुबह गई तो सुबह सुबह इतने लोग कहाँ से आ गए? तो इसमें सब लोग अपने काम धंधे में व्यस्त रहते हैं, इतने लोग इकट्ठे हुए, इसका मतलब ये साजिश थी। और फिर उस साजिश के तहत एडमिनिस्ट्रेशन पे, पुलिस पे पत्थरबाजी की जाती है, हमला किया जाता है, और जो सर्वेयर है उन पे हमला किया जाता है, गाड़ियों को जलाया जाता है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है। ये सारी चीजें दिखाती है अपने आप में कि एक साजिश है, और साजिश को जो रचयिता है वो ऐसे लोग हैं जो खेमचंद जी, जिनको पॉलिटिकली सक्सेस प्राप्त है। एक सवाल प्रशासनिक व्यवस्था पे भी खड़ा हो रहा है कि अगर इतनी भारी तादाद में वहां भीड़ थी तो प्रशासन उस वक्त क्या कर रहा था? प्रशासन ने तैयारी की, तभी और ज्यादा बड़ा हादसा होने से बचा। नहीं तो हजारों लोगों की भीड़ जो हथियारों से लैस थी और एडमिनिस्ट्रेशन पे हमला करते, वहाँ पे 10-20 पुलिस वाले मर सकते थे। वहाँ पे जो सर्वे वाली टीम है उनको मारा जा सकता था। प्रशासन ने अपनी जान बचाने के लिए प्रशासन ने स्थिति को कंट्रोल किया। प्रशासन तो वहां पे था ही, लेकिन जो साजिश करता है अब किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ढूंढ ढूंढ के निकाला जा रहा है, ढूंढ ढूंढ के सबसे बात की जा रही है, सबसे जांच की जा रही है, क्योंकि इस तरीके की साजिश ये एक्सपेक्टेड नहीं थी कि भाई सर्वे रोको। इसका मतलब आपको छुपाने की कोशिश कर रहे हो, आप सर्वे नहीं होने दे रहे हो। वो डिसीजन की भी सही है गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना वो कोर्ट लेगा, लेकिन आप सर्वेयर को भी रोक रहे हो। तो अपने आप में ये सिद्ध करता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। आप छुपाना चाहते हो, आप चीजों को बाहर नहीं आने देना चाहते, पब्लिक नहीं आने देना चाहते, इसीलिए आप साजिश रच के भीड़ का सहारा ले रहे हो और भीड़ तंत्र के माध्यम से आप कानून व्यवस्था को, कानून को, प्रदेश को आप बंधक बनाने की कोशिश कर रहे हो, जो निंदनीय है। और ऐसे लोगों को, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, कानून अपना काम कर रहा है, बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, पूजा जी से हम अगला सवाल लेंगे। पूजा जी, संविधान की किस धारा के तहत वो लोग जो नकाब पहन कर आए थे वो सही था? 2 धारी चाकू लेकर आए थे, साथ ही पुलिस का ये कहना है कि 315 बोर की पिस्तल से गोली चलाई गई थी। किस संविधान की किस धारा के तहत ये सही है? क्योंकि आप लोग की तरफ से बयान जो ये संविधान के किसी भी देखिए संविधान की किसी भी धारा के तहत सही नहीं है। ये जैसे ही कि जो है 1991 वर्शिप एक्ट को जो है 1991 वर्शिप एक्ट को जिस तरीके से दरकिनार करके ये फैसला लिया गया कि भाई वहां पे सर्वे किया जाएगा। अगर मैं सिमरन जी उन सब चीजों को दरकिनार करती हूँ और ये देखती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ सर्वे करने के लिए जा रहे, तभी मैं भाजपा के प्रवक्ता को सुन रही थी कि उन्होंने जो है
उन्होंने जो है इस तरीके से कार्य किया कि वहां पे दंगा नहीं होने दिया। उन्होंने बोला प्री प्लानिंग था, तो मुझे लगता है कि पुलिस वालों ने ही प्री प्लानिंग करके रखा हुआ था। आप सोचिए सिमरन जी, उत्तर प्रदेश में जब से 2024 का परिणाम आया है तब से प्रशासन फेलियर कुछ ज्यादा नहीं हो गया हुआ है। प्रशासन का मजाक बना रखा हुआ है, कहीं पे भी घटना घट जाएगी प्रशासन फेलियर हो जाएगा, बहराइच में घटना घट जाएगी प्रशासन फेलियर हो जाएगा। प्रशासन उत्तर प्रदेश का डर क्या रहा है कि उसको लेकिन पता ही नहीं पूजा जी, चलता कि बयान कहाँ तो पे आपकी किसके तरफ इकट्ठे से आ हो रहा जा रहे है हैं, ना। कहाँ पे पत्थर इकट्ठे हो जा रहे हैं, कहाँ पे दंगे हो जाएंगे। पूजा जी, बयान तो आप लोग की तरफ से आ रहा है ना कि बार बार सर्वे करने आ रहे थे इसलिए नाराजगी थी। तो बार बार सर्वे करने आए तो नाराजगी थी, ऐसा तो था नहीं कि नाराजगी नहीं थी। वहां तो पे जो है नाराजगी थी फ्राइडे तो को 3000 लोगों की भीड़ नमाज पहुंच उसके के वहां बाद हमला भी करने वहां पहुंच की जाएंगे जनता ने पत्थर नाराजगी लेके। जताई थी। जी, ये तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती थी ना, प्रशासन की जिम्मेदारी बनती थी ना सिमरन जी, कि ठीक है, वहां पे लोग मैं इस इकट्ठे पर भी ना हो, आऊंगी कि मैं वहां पे आपसे इस ये तरीके का सवाल दंगा क्यों ना ले हो। रही ये हूँ? किस पे प्रश्न उठाया जा रहा है? पूजा जी, सवाल के घेरे में जियाउर रहमान बर्क जो शफीकुर रहमान के पोते हैं वो भी हैं और आपके सांसद भी हैं वो, और साथ ही साथ सोहेल इकबाल नामजद एफआईआर उनके खिलाफ भी दर्ज करवाई गई। इकबाल महमूद के बेटे आपके एमएलए हैं वो संभल से, तो इसलिए भी आपसे सवाल उठ रहा है। देखिए, जब सत्ता पक्ष जो है चाहेगा तो किसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज करवाते रहेंगे। उन्होंने एफआईआर दर्ज तो जो है हेमंत सोरेन के ऊपर भी करवाया हुआ था ना, उनको तो भाई साहब को जेल भी भेज दिया हुआ था। जब सब कुछ आप ही के हाथ में है तो आप तो जिसको चाहो चाहे लाख किलोमीटर दूर है आप उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज करवा दी। अपना न देखिए, आपको तो सूट करता है, आपको जो 5 लोगों की जान चली गई, पुलिस वहां पे घायल हो गए, इन सब चीजों से सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार को सिर्फ इस चीज से मतलब है कि वहां पे जो है दंगा हो गया, वहां पे बच्चों का पढ़ाई नुकसान हो रहा होगा ना। आप सोचिए पूरी तरीके से बंद हो रखा हुआ, आवागमन बंद हो रखा हुआ है, वो कितना नुकसान हो रहा है उससे मतलब नहीं है। इनको ये चीज सूट करता तो ये कराएंगे। इन्होंने बहराइच में भी यही कराया था और यहीं पे भी यही कराया। जब ये लगातार होने लग जाए ना तो सिमरन जी ये सिस्टमेटिक है, ये यहाँ पे चूक नहीं हो रही है। एक बार चूक होती है, 2 बार चूक होती है, लगातार सिर्फ चूक ही होती रहेगी। तो बढ़िया बना लिया सरकार ने, उनके एजेंडे को सूट करता है। अब जो पुलिस प्रशासन से चूक हो गई है फिर बैठ करके कार्रवाई करेंगे। भाई मत संभालिए उत्तर प्रदेश, बैठ करके कार्रवाई करिए, आपको यही करना रह गया हुआ है। ये भाजपा की सरकार करने पे उतारू और यही करते चली जा रही है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, इनको जहां मौका मिलता है वहां डिवाइड करते हैं। मणिपुर में भी डिवाइड कर रहे हैं ना, क्योंकि वो मैतेई समुदाय को, ये झारखंड में भी प्रयास कर रहे थे कि पहाड़ी जो है पहाड़ी के बीच में डिवाइड कर दे। इनका सिर्फ प्रयास यही चल रहा है कि किसी भी तरीके से दंगे होने चाहिए, हमारा जो है कुर्सी सेट रहे, उसके बावजूद भले जो है आम जनता, पुलिस सब जो है गर्त में चले जाए। इसके ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं, इनको मुझे लगता है कि अपना देखना चाहिए था। अगर हमारे सांसद से किए हुए हैं तो क्या कार्रवाई किए हुए पूजा जी, इकबाल जी से हम अगला सवाल लेंगे। इकबाल जी, क्योंकि देखिए संभल जो इलाका है मुस्लिम बहुल इलाका है, लगभग 53% वहां पे मुस्लिम है और 47% हिंदू है वहां पर। लेकिन सवाल अब यहाँ पर ये उठता है कि देखिए हमला हुआ है, बवाल हुआ है, लेकिन ये किसी की प्लान्ड साजिश दिख रही है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से 3000 लोग वहां पहुंचते हैं, 2 धारी चाकू होती है, भारी मात्रा में पत्थर आ जाते हैं, 315 बोर की देसी पिस्तल वहां पर पहुंच जाती है। तो सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है ना कि क्या ये सोची समझी साजिश नहीं दिख रही है आपको? इकबाल अहमद जी, क्या पहले से संभल की जनता को मालूम था कि सर्वे होने वाला है? किसी को नहीं पता था। हमने तो तमाम लोगों की बातें सुनी है सोशल मीडिया के माध्यम से। तो सर्वे करने जब पहली बार कमिश्नर गए हैं, सर्वे कमिश्नर, तो आराम से वहां की कमेटी ने सर्वे कराया, सर्वे हो भी गया। तो ये फिर फौरन दोबारा सर्वे का मामला आया। ठीक है, सर्वे करना चाहिए, अगर सर्वे कोर्ट ने कहा है तो सर्वे करना चाहिए। लेकिन मसला ये आ रहा है कि 91 के एक्ट में जो आया था कि अब किसी मामले में कोई बात नहीं होगी, लेकिन ये नई चीजें तमाम आती जा रही हैं। लेकिन जो वहां से समाजवादी, इकबाल जी जो वहां से समाजवादी पार्टी के सांसद है, पहले वो कह रहे थे कि नोटिस नहीं मिला, फिर वो कहे कि 19 तारीख को हमें नोटिस मिला था। तो ये तो उनकी तरफ से मिसलेनियस बयान आ रहे हैं बार बार। अच्छा, ये एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि सर्वे करने जब जा रहे थे तो पीछे ये भीड़ नारा लगाते हुए क्यों जा रही थी? सर्वे कराने जा रहे थे या दंगा कराने जा रहे थे? पहली बात तो ये। दूसरी चीज कि हर जिले में पीस कमेटी होती है, पीस कमेटी के साथ बैठना चाहिए था। इतनी आफत क्यों हो गई कि फौरन एक चिट्ठी आती है और इकबाल जी मैं आपकी बात समझ गई। दोनों कमेटी से बैठ के बात करते।
इकबाल जी, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गई, लेकिन अभी तक आप कह रहे थे कि इन्फॉर्मेशन नहीं थी, फिर वहां के सांसद का जैसे ही मैंने बताया आपको तो आपने फिर मुद्दा चेंज कर दिया। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। वहां के सांसद पहले कह रहे थे हमें कोई चिट्ठी नहीं मिली, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, फिर कहते हैं वो कि 19 तारीख को हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी। वही बात कह रहा हूँ कि वो हर जिले में पीस कमेटी होती है, ये पुलिस जानती है इस बात को, है पुलिस खुद बिठाती है। हर त्योहार जब कोई आता है तो उससे पहले कमेटी बिठाई जाती है, उनसे बात की जाती है और जब ये सर्वे करना था तो पीस कमेटी को बिठाते, दोनों को बिठा के एक समन्वय बनाना चाहिए था कि हमें सर्वे करना है। ऐसा तो था नहीं कि सर्वे करने जाते और पहले से सब कुछ खत्म हो जाता, जो चीज जैसे थी वैसे थी। तो जब सर्वे करना था तो सबको बिठाना चाहिए था, वहां के सांसद को बिठाना चाहिए था, वहां के चेयरमैन को बिठाना चाहिए था, वहां के विधायक को बिठाना चाहिए था, वहां के विपक्ष के लोगों को बिठाना चाहिए था। दोनों को बिठा के एक बात कि हमें कल सर्वे करना है। ठीक है, खेमचंद जी जवाब दीजिए। मामला था ठीक है, खेमचंद जी जवाब दीजिए आप। उन्हीं से सवाल जवाब करते जो कमेटी थी वो सवाल करते। ठीक है, खेमचंद जी जवाब दीजिए। देखिए, ये तो कोर्ट के सवाल उठा रहे हैं। वो एक्ट जो आया पार्लियामेंट में एक्ट आया और उसमें एक्सेप्शन थे। वो एक्ट का मतलब ये नहीं है कि वो लोगों की भावनाओं के अनुसार एक्ट आया, और वो एक्ट लाने वाली पार्टी कौन थी? कांग्रेस थी। अब कोर्ट अगर एडमिट कर रही है एक्सेप्शन के अनुसार कि हाँ सर्वे करवा सकते हैं, उस सर्वे के अनुसार उस चीज को कंसीडर किया जा सकता है, तो मैं कही नहीं सकता। मतलब संविधान में आपको विश्वास नहीं है, कोर्ट में आपको विश्वास नहीं है, प्रोसीजर में आपको विश्वास नहीं है, सर्वे में आपको विश्वास नहीं है, तो फिर आपको किस चीज में विश्वास है? आप तो एक्सक्यूज देते रहेंगे। मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सर्वे का जब कोर्ट ने दिया आदेश तो सर्वे होना चाहिए। अपनी बात कर ली, लेकिन कम से कम वहाँ के लोगों को अपने विश्वास में लेना चाहिए। दोनों बात विश्वास नोटिस गया है वहां पे, जो मस्जिद के जो वहां पे केयर टेकर हैं उनको जो नोटिस गया है, उनको बताया गया है, उन्हें पता है केस चल रहा है। और ऐसा नहीं कि मुस्लिम पक्ष के लॉयर नहीं है, वकील नहीं है, लोग नहीं है वहां पे जो कोर्ट में कर रहे हैं, जो सब हैं, सबको पता है। तो ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कम्बाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हार्मोनी बनाए रखें, पीस बनाए रखें, हम लोगों को इकट्ठा ना होने दें। अगर लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो उनको बताएं कि ये गलत है, इकट्ठा नहीं होना। ऐसा कोई अभी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, सर्वे हो रहा है और सर्वे होने से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा नहीं है कि आप सब चीज पहले करोगे, नेगेटिव करोगे, फिर सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन पे थोप दोगे। जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जिन्होंने साजिश रची है, जिन्होंने पत्थर वहां पे इकट्ठा करवाए हैं, जिन्होंने ईंट इकट्ठी करवाई है, जिन लोगों ने वहां पे देसी असले का उपयोग करके फायरिंग की है, उन सब पे कार्रवाई होगी। और देसी असले की वजह से वहां पे हमारे 4 नागरिक मारे गए और ये बड़ी दुखद घटना है। देसी असले का भी उपयोग हुआ है। पूजा जी से एक सवाल लेंगे हम, जरूर होगी। ठीक है खेमचंद जी। जियाउर रहमान बर्क को पुलिस ने एक नोटिस दिया था कुछ दिन पहले ही एक भड़काऊ पोस्ट के लिए, और वो इस तरीके का पोस्ट, क्योंकि जाहिर सा सवाल उठता है कि वो ऐसा पोस्ट कर कैसे सकते हैं, क्योंकि वो सांसद है, वहां से वो चुने गए हैं, जनता ने चुना है उन्हें। पूजा जी। पूजा जी, ठीक है, पूजा जी हमारे साथ, उनका नेटवर्क नहीं कनेक्ट हो पा रहा है, तो अभी हम वापस से एक सवाल लेंगे भारतीय जनता पार्टी से कि देखिए खेमचंद जी, अखिलेश यादव का ये कहना है कि उनके सांसद जब वहां पर थे ही नहीं तो उनके नाम पर नामजद एफआईआर कैसे हुई? वो बेंगलुरु में थे और साथ ही साथ उन पर उकसाने का आरोप भी लगाया जा रहा है। इस पर भी अखिलेश यादव सवाल खड़े कर रहे हैं। और 19 नवंबर को उनका बयान आया जिसमें वो खुद कहते हैं कि हमें जानकारी थी सर्वे की। तो ये मिसलेनियस चीजें देखने को मिल रही हैं। देखिए, बचने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के एमपी ने पूरी तरीके से वहां पे अफवाह फैलाई है, और जो दंगा हुआ है उसमें उनका पूरा हाथ है। और अफवाह तो कहीं से भी फैलाई जाए। आज तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप मैसेज कर दो, व्हाट्सएप कर दो, कहीं से भी कर दो, जरूरी नहीं आप फिजिकली वहां पे मौजूद रहो। फिजिकली मौजूद से थोड़ी दंगे होते हैं। आप वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, आपकी फैमिली वहां पे, आपके चाहने वाले वहां पे हैं, आपके सपोर्टर्स वहां पे हैं, उनके माध्यम से आप उद्यम करा सकते हो, और आपने उद्यम कराया है। तो ये कह देना नहीं हम दिल्ली में, तो इसके लिए कानूनी तौर पर पुलिस ने भी जवाब दिया है कि उन पे एफआईआर वहां पे हुई है, और जब कोर्ट में बताया जाएगा तो कोर्ट में भी जवाब दिया जाएगा। ये तो लॉजिकल बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा है कि वो कह रहे हैं कि नहीं, मतलब बचने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने वहां पे समाज का नुकसान करा है, राज्य का नुकसान करा है, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करा है, लोग मारे गए हैं। जो मारे गए उनकी हत्याओं के दोषी मैं तो समाजवादी पार्टी के नेता को समझता हूँ, उनके एमपी को समझता हूँ, उनके सिंपैथाइजर को समझता हूँ जिन्होंने ये दंगा करवाया है।
ठीक है, इकबाल अहमद जी, क्योंकि समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जो है हमारे साथ जुड़ नहीं पा रही हैं, आपके साथी हैं वो, इसलिए हम आपसे इसका जवाब लेना पसंद करेंगे। बड़े मिसलेनियस बयान आ रहे हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि हमारे सांसद वहां थे नहीं, वो बेंगलुरु में थे, उनका नाम कैसे आ गया नामजद एफआईआर में। फिर वो कहते हैं कि 19 तारीख को हमें जानकारी मिली थी। अब ये तो कोर्ट का मामला है, कोर्ट समझेगी इस बात को, लेकिन अखिलेश यादव जी ने जो कहा है वो कोई झूठ तो कहा नहीं उन्होंने। जो उन्होंने देखा है, जो तो जानकारी जब उन्हीं के सांसद कह रहे हैं सर जानकारी मिली थी, वही बयान दे रहे हैं वो सर। लेकिन जब उन्हीं के उनका यही अखिलेश यादव जी का यही कहना है कि ये दिमाग को भटकाने का अलग खेल खेला है कि जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ उसका जवाब न दे सके, तमाम ऐसी घटनाएं घटी है उसका जवाब न दे सके। तो इस वजह से अखिलेश यादव ने कोई गलत तो कहा नहीं, अखिलेश यादव ने ये बात सही कही है कि सिर्फ दिमाग को भटकाने के लिए, पब्लिक को इधर उधर करने के लिए ये सर्वे कराया गया। कोर्ट ने अगर कहा है तो कोर्ट इकबाल अहमद जी, मैं आपसे सवाल क्या कर रही हूँ, आप जवाब क्या दे रहे हैं? मेरा सवाल आपसे, मैं एक बार दोबारा दोहरा देती हूँ उसको। मेरा सवाल आपसे ये था कि अखिलेश यादव का कहना है कि जब उनके सांसद वहां पर थे ही नहीं तो उन पर नामजद एफआईआर कैसे हुई। वहीं दूसरी तरफ उनके सांसद का बयान आता है कि 19 नवंबर को उन्हें जानकारी मिली थी, तो वहां पर तो उनकी जिम्मेदारी बन जाती है ना। नहीं, ये हमने सांसद जी का भी हमने सुना है सोशल मीडिया पे और आपके चैनलों पे, तमाम चैनलों पे उनका बयान आ रहा है। तो उन्होंने इस बात को कहा है कि हम बेंगलोर में थे जिस दिन यहाँ पे मामलात हो रहे थे। तो जब वो इतनी दूर संभल से इतना दूरी, हजारों किलोमीटर दूरी पे इकबाल अहमद जी जानकारी थी ना उनको, कैसे आ गया? इकबाल अहमद जी जानकारी थी ना उनको, सवाल बस इतना सा है। अब ये तो सांसद जी जान सकते हैं और वहां जो जांच करेगा वो जान सकता है कि ये सही क्या है। लेकिन अभी जो बयान आ रहा है उस बयान के हिसाब से तो भाई सांसद जी के ऊपर अगर एफआईआर होनी थी या कर रहे थे तो एक बार जांच होनी चाहिए थी। वो भी जनता के प्रतिनिधि हैं, पूरे लोकसभा के प्रतिनिधि हैं, तो वो कोई छोटी मोटी बयान मैं आपको बता रही हूँ। एक सांसद है, पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट की आवाज है, देश की आवाज है, संभल की आवाज है। सर मैं आपको उन्हीं का बयान बता रही हूँ। 19 तारीख को उन्होंने खुद ये कबूला है कि उन्हें जानकारी मिली थी। इकबाल अहमद जी, इस पर जवाब नहीं सुना ये बात, हमने तो इतना सुना कि वो बेंगलोर में थे। चलिए ठीक है, हम आपको वीडियो क्लिप जरूर ढूंढवा के भेजेंगे। खेमचंद जी, साथ ही साथ क्योंकि जो घटना हुई है वो बेहद दुखद है, 4 लोगों की भी मौत हुई है। आप कह रहे हैं कि हजारों की तादाद में हो सकता था, लेकिन सिर्फ 4 की मौत हुई। लेकिन 4 की भी क्यों हुई, सवाल ये भी उठता है। यही तो सवाल है और इस सवाल का जवाब अभी जो इंक्वायरी हो रही है उसमें निकलेगा। हुई किसने की, किसकी साजिश हुई, किसके हथियार से हुई, देसी असला किसने चलाया, किसने उपयोग किया। वहाँ वीडियो क्लिप भी है, एडमिनिस्ट्रेशन ने वीडियो क्लिप बनाई है और भी वहाँ पे जांच की जा रही है चारों ओर से, सब जगह से। घरों के ऊपर या घरों से जो हथियार मिल रहे हैं उन पर भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है, बात की जा रही है। तो ये तो जांच का विषय, जांच के बाद पता चलेगा कौन कौन साजिश करता है, किसकी हुआ है, तो वो तो निकल जाएगा। वो तो मैं नहीं बता सकता, ये जांच एजेंसियों का बात है। इकबाल अहमद जी, आपसे एक आखिरी कमेंट लेंगे हम। पहले तो मैं संभल की आवाम से गुजारिश करता हूं कि शांति बनाए रहें, कोर्ट का सहयोग करें, कोई ऐसी बातें ना हो सके, लोगों से जो भी चीजें गलत हो रही है उसको सही करने की कोशिश करें और सबका साथ दें, सबके साथ अमन और शांति बनाए रहें। ये मैं पूरे संभल, क्या पूरे उत्तर प्रदेश से अपील करता हूँ, पूरे देश से अपील करता हूँ, कानून और अमान में देश रहना चाहिए। ठीक है, खेमचंद जी, एक आखिरी कमेंट आपकी तरफ से। देखिए, शांति की अपील अच्छी बात है, हम भी शांति की अपील करते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को अपना काम करने दें, कानून को अपना काम करने दें। किसी भी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा, जब किसी भी समाज से, चाहे हिंदू मुसलमान हो। ये योगी जी का भी नारा, मोदी जी का नारा है। लेकिन जो दोषी है, जो किसी के बहकावे में आके जिसने अपराध किया, उसको सजा जरूर मिलेगी। लेकिन जो बहका रहा है, जो भड़का रहा है, उसको बड़ी सजा मिलनी चाहिए और जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसको भी मिलनी चाहिए। लेकिन जो मेन कल्प्रिट, जो दोषी है इन दंगों का, उनको बड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसा कानून तय करेगा, हमें पूरी उम्मीद है। लेकिन किसी निर्दोष को, चाहे वो हो, मैं आपके माध्यम से ये दिला देना चाहता हूँ कि आपको परेशान नहीं कीजिएगा। अगर आपको उसको इन्फॉर्मेशन है किसने फैसला चलाया है,
तो आप मिशन को पुलिस को जारी रखें, आपको प्रॉपर। ठीक है, ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखिए, संभल में जो हुआ वो तो बेहद दुखद था, लेकिन साथ ही साथ अब ये भी सवाल उठ रहा है कि ये जो संभल में संग्राम हुआ वो साजिश किसकी थी, क्योंकि जाहिर सी बात है 3000 लोग पहुंचते हैं, दो धारी चाकू होते हैं, साथ ही साथ मुंह पर नकाब होता है, पत्थर आ जाते हैं पुलिस पर मारने के लिए। ये एक बड़ी साजिश दिख रही है और पुलिस ने अभी तक इस पर 25 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। साथ ही साथ तमाम नेता बयानबाजी कर रहे हैं। कहीं अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं कि हमारे जब सांसद वहां पर नहीं थे तो उन पर नामजद एफआईआर किस तरीके से हो गई। वहीं भारतीय जनता पार्टी सीधा सीधा आरोप समाजवादी पार्टी पर लगा रही है कि उनका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे मामले में। लेकिन असल मामला क्या है, इस पर जांच जो है वो जरूर सामने आएगी और साथ ही साथ इस तरीके के दंगों को रोकना साथ ही साथ में प्रशासन की भी एक अहम जिम्मेदारी बनती है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।